कहानी की शुरुआत एक नैरेटर से होती है जो हमें 7 साल पीछे लेकर जाता है। वह बताता है कि एक समय ऐसा आया था जब एक विशाल एस्टेरॉयड सीधे पृथ्वी से टकराने वाला था। हालात इतने खतरनाक थे कि पूरी दुनिया तबाही के डर में जी रही थी, लेकिन आखिरी वक्त पर वैज्ञानिकों ने रॉकेट्स की मदद से उसे अंतरिक्ष में ही नष्ट कर दिया। लोगों को लगा कि इंसानियत ने सबसे बड़ी आपदा को हरा दिया है। पूरी दुनिया इस जीत का जश्न मना रही थी, लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जिन रॉकेट्स से उस एस्टेरॉयड को तबाह किया गया था उनके केमिकल धीरे धीरे वायुमंडल में फैल गए और फिर बारिश के साथ वापस धरती पर गिरने लगे। यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। धरती पर मौजूद हर ठंडे खून वाले जीव में अजीब बदलाव आने लगे। वे तेजी से म्यूटेट होने लगे और उनका आकार कल्पना से भी ज्यादा बड़ा होता चला गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सेना के हथियार भी उन्हें रोकने में नाकाम रहने लगे। यहाँ तक कि भारी भरकम टैंक भी कई जीवों के सामने बेबस नजर आने लगे। कुछ ही समय में हालात इतने बुरे हो गए कि इंसानों की करीब 95% आबादी खत्म हो गई। जो लोग बचे उन्हें मजबूर होकर जमीन के नीचे छुपना पड़ा। तभी नैरेटर बताता है कि वह खुद भी उन्हीं बचे हुए लोगों में से एक है। उसका नाम जोएल है और वह एक अंडरग्राउंड कॉलोनी में रहता है जहां बचे हुए लोग किसी तरह जिंदगी काट रहे हैं। कॉलोनी में सुरक्षा के लिए हथियार मौजूद हैं, खाने के लिए एक गाय रखी गई है और कुछ टीमें समय समय पर बाहर जाकर जरूरी सामान इकट्ठा करती रहती हैं। लेकिन इन सब के बीच जोएल को कभी बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती। उसका काम बेहद साधारण था। वह ज्यादातर समय रसोई में ही काम करता है। एक दिन जब जोएल अपना काम कर रहा होता है, तभी अचानक पूरे कॉलोनी में अलार्म बजने लगते हैं। एक खतरनाक जीव इलाके में घुस आया था। एक पल में हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग हथियार उठाकर अपनी जगह संभालने लगते हैं। जोएल भी सबको हथियार बांटने में मदद करता है, जबकि कॉलोनी वाले रडार की मदद से उस जीव की लोकेशन ट्रैक कर रहे थे। लेकिन हालात पहले ही बिगड़ चुके थे। उनका एक आदमी उस राक्षसी जीव का शिकार बन चुका था। इस बार जोएल भी मदद करना चाहता था। शायद पहली बार वह खुद बाहर जाकर लड़ना चाहता था, लेकिन बाकी लोग साफ मना कर देते हैं। तभी जोएल खुद फैसला करता है और अकेले ही उस जीव के पीछे निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही उसका सामना उस डरावने जीव से होता है, उसका सारा हौसला एक पल में टूट जाता है। डर उसे जकड़ लेता है। वह वहीं जम जाता है। जीव बस कुछ ही सेकंड दूर था। तभी बाकी टीम वक्त पर पहुंच जाती है और किसी तरह उस राक्षस को मार गिराती है। इसके बाद कहानी 7 साल पीछे चली जाती है, जहां हम जोएल को उसकी गर्लफ्रेंड एमी के साथ कार में सफर करते हुए देखते हैं। जैसे ही वे शहर की सड़कों से गुजर रहे होते हैं, अचानक आसमान की तरफ रॉकेट्स उड़ने लगते हैं। यही वे रॉकेट्स थे जिन्हें उस खतरनाक एस्टेरॉयड को खत्म करने के लिए लॉन्च किया गया था। फिर कहानी वापस वर्तमान में लौटती है। जोएल बताता है कि अब उसकी जिंदगी का ज्यादातर समय रेडियो ठीक करने में गुजरता है। साथ ही वह बाहर मौजूद उन खतरनाक जीवों से निपटने के तरीके सोचता रहता है, थ्योरी बनाता है, कमजोरियां ढूंढने की कोशिश करता है। भले ही उसका काम छोटा लगे, लेकिन यही चीज उसे जीने की एक वजह देती है। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। अचानक रेडियो पर एक सिग्नल आता है। दूसरी तरफ कोई और नहीं, एमी थी। सालों बाद उसकी आवाज सुनकर जोएल एक पल के लिए खुद भी यकीन नहीं कर पाता। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और उसी बातचीत के बाद जोएल एक ऐसा फैसला लेता है जो सुनने में लगभग नामुमकिन लगता है। वह तय करता है कि अब वह कॉलोनी छोड़ देगा, इस राक्षसों से भरी दुनिया को पार करेगा, एमी को ढूंढेगा और उसे वापस लेकर आएगा। फिर कहानी एक बार फिर अतीत में जाती है। उन दिनों जब रॉकेट लॉन्च होने के बाद शहर में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। उसी कैओस के बीच जोएल और एमी एक दूसरे से बिछड़ गए थे, लेकिन अलग होने से पहले दोनों ने एक वादा किया था कि एक दिन वे फिर एक दूसरे को जरूर ढूंढ लेंगे। वर्तमान में लौटकर जोएल कॉलोनी के लोगों को बताता है कि वह जा रहा है, लेकिन कोई भी उसके फैसले का समर्थन नहीं करता, क्योंकि एमी की कॉलोनी यहाँ से 85 मील दूर थी। और यह सिर्फ दूरी नहीं थी, ये 85 मील उस दुनिया के बीच से गुजरते थे जहां हर मोड़ पर मौत छुपी बैठी थी। बाकी सबकी नजर में यह सीधा सीधा एक सुसाइड मिशन था, लेकिन जोएल अपना फैसला कर चुका था। सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह कॉलोनी की सुरक्षित दीवारों से बाहर निकलता है और अकेले अपने सफर की शुरुआत करता है। कॉलोनी से बाहर निकले ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था कि अचानक जोएल को पास से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत भागकर एक सुनसान टूटी हुई इमारत के अंदर छुप जाता है, लेकिन बाहर की दुनिया उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ खतरा हर तरफ था। कुछ देर बाद एक तालाब के पास से गुजरते वक्त अचानक एक विशाल मेंढक उसके सामने आ जाता है और इससे पहले कि जोएल कुछ समझ पाता, वह अपनी लंबी जीभ से उसे पकड़ लेता है। एक पल के लिए सब कुछ खत्म होता नजर आता है, लेकिन तभी अचानक एक कुत्ता दौड़ता हुआ आता है। वह उस जीव की जीभ पर हमला कर देता है। जोएल को बस इतना मौका मिल जाता है कि वह खुद को छुड़ाकर भाग सके। दोनों वहां से तेजी से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वह कुत्ता जोएल को एक पुरानी बस तक लेकर जाता है और तभी पता चलता है यही उसकी रहने की जगह थी। वहीं जोएल को उसका नाम पता चलता है, बॉय। जोएल यह भी समझ जाता है कि बॉय का मालिक अब इस दुनिया में नहीं है। उस रात जोएल उसी बस में रुकता है। अगली सुबह जब वह फिर सफर शुरू करने लगता है तो बॉय पीछे रहने से साफ मना कर देता है। वह भी उसके साथ चलने की जिद करता है और इस तरह अब जोएल अकेला नहीं था। दोनों साथ निकल पड़ते हैं, बॉय अपने पुराने मालिक के कपड़ों का एक टुकड़ा साथ लिए हुए। रास्ते में जोएल को कुछ चमकते हुए लाल बेर दिखाई देते हैं। वह बिना सोचे उन्हें खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी बॉय उसे रोक देता है। वे जहरीले थे। सफर जारी रहता है। इसी बीच जोएल चलते चलते एक सर्वाइवल बुक पढ़ने में इतना
खो जाता है कि उसे रास्ते का ध्यान ही नहीं रहता और अगले ही पल उसका पैर फिसलता है। वह सीधे नीचे गिर जाता है, एक बहुत बुरे गड्ढे में। लेकिन यह कोई साधारण गड्ढा नहीं था, यह तो एक राक्षसी जीवों का घोंसला था। जोएल के गिरते ही कई डरावने जीव उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी अचानक दो लोग वहां पहुंचते हैं और आखिरी वक्त पर उसकी जान बचा लेते हैं। इनमें से एक थी एक लड़की मिनो और दूसरा था एक अनुभवी सर्वाइवर क्लाइड। कुछ समय बाद जोएल उनके साथ सफर करने लगता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं गुजरती कि दोनों उसे एक कड़वी सच्चाई बता देते हैं। उसकी सर्वाइवल स्किल्स बेहद खराब थीं। सीधी बात करें तो इस दुनिया में अकेले जिंदा रहना उसके बस की बात नहीं लग रही थी। तभी मिनो उसे छोटी छोटी जरूरी चीजें सिखाना शुरू करती है, कैसे सतर्क रहना है, कैसे निशाना लगाना है और सबसे जरूरी धनुष चलाना। शुरुआत में जोएल का हर निशाना गलत जाता है, एक ही टारगेट को बार बार मिस करता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार आने लगता है। भले ही अभी भी वह परफेक्ट नहीं था, लेकिन पहली बार उसे लगने लगता है कि शायद वह इस सफर में सच में जिंदा बच सकता है। सफर जारी रहता है और रास्ते में क्लाइड उसे एक जरूरी चेतावनी देता है। वह कहता है कि शायद कुछ जीव पहले से ही उनका पीछा कर रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया के कई राक्षस इंसानों को देखने से नहीं, उनकी गंध से पहचानते हैं और अब तक वे शायद जोएल की गंध याद कर चुके होंगे। तभी अचानक उनके सामने एक विशाल घोंघा दिखाई देता है। जोएल डर जाता है, लेकिन क्लाइड हमला करने के बजाय उसे अपनी शर्ट उतारने के लिए कहता है। फिर वह वही शर्ट उस घोंघे को दे देता है। हैरानी की बात यह थी कि वह जीव शांत तरीके से वहां से चला जाता है, अपने साथ जोएल की गंध लेकर। क्लाइड समझाता है कि अब वह घोंघा इस गंध को पूरे इलाके में फैला देगा, जिससे बाकी राक्षस भ्रमित हो जाएंगे और जोएल का असली रास्ता खो देंगे। मिनो फिर उसे समझाती है कि इस दुनिया में हर जीव दुश्मन नहीं होता, कुछ हैरान करने वाले तरीके से शांत भी होते हैं। सफर आगे बढ़ता है, लेकिन आखिरकार एक ऐसा मोड़ आता है जहां तीनों को अलग होना पड़ता है। मिनो और क्लाइड अपनी कॉलोनी की तरफ जा रहे थे, जबकि जोएल का रास्ता एमी तक जाता था। जाने से पहले क्लाइड जोएल को एक ग्रेनेड देता है और बस इतना कहता है, इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना। अब एक बार फिर सफर में सिर्फ दो साथी बचे थे, जोएल और बॉय। दोनों जैसे जैसे जंगल के और अंदर बढ़ते हैं, अचानक बॉय कुछ महसूस करता है। बिना देर किए वह छुप जाता है और अगले ही पल जमीन जोर से फट पड़ती है। नीचे से एक विशाल राक्षसी जीव बाहर निकल आता है। जोएल कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह उस पर हमला कर देता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जोएल दूर जा गिरता है। जमीन पर पड़े पड़े अचानक पुरानी यादें उसके दिमाग में लौटने लगती हैं। उसे याद आता है कि सालों पहले बिल्कुल ऐसे ही एक जीव ने उसके माता पिता उससे छीन लिए थे। इस बार डर के बावजूद वह पीछे नहीं हटता। जोएल फिर से खड़ा होता है और मुकाबला करने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद जोएल और बॉय एक सुनसान छोड़े गए घर तक पहुंचते हैं, लेकिन अंदर उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। एक रोबोट जिसमें अब भी थोड़ी बहुत बैटरी बाकी थी। जोएल उसकी बची हुई पावर का इस्तेमाल करके एक रेडियो चालू करता है और काफी समय बाद पहली बार उसका संपर्क फिर से एमी से हो जाता है। इस बार खबर अच्छी थी, जोएल अब उसकी कॉलोनी के काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन किस्मत फिर साथ नहीं देती। बातचीत आगे बढ़ पाती उससे पहले ही रोबोट की बैटरी खत्म हो जाती है। बंद होने से पहले वह रोबोट जोएल को अपने परिवार की पुरानी तस्वीरें दिखाता है। एक पल के लिए सब कुछ अजीब सा शांत हो जाता है, जैसे वह मशीन भी अपनी आखिरी यादें किसी के साथ बांटना चाहती हो। और फिर कुछ ही देर बाद उसकी बची हुई बैटरी भी खत्म हो जाती है। अब वह हमेशा के लिए बंद हो चुका था। अगली सुबह जोएल फिर अपने सफर पर निकल पड़ता है, लेकिन खतरा एक बार फिर उसका इंतजार कर रहा था। रास्ते में जमीन के नीचे रहने वाला एक विशाल जीव अचानक पास आ जाता है। जोएल तुरंत बॉय के साथ एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। वह जल्दी से बॉय का मुंह पकड़ लेता है ताकि जरा सी भी आवाज बाहर न जाए। कुछ पल के लिए सब कुछ काबू में लगता है, लेकिन तभी बॉय के पुराने मालिक के कपड़ों का टुकड़ा पास के पानी में गिर जाता है। बॉय बिना सोचे उसी तरफ भागता है उसे वापस लाने के लिए, और बस वहीं गलती हो जाती है। उस आवाज को वह राक्षसी जीव सुन लेता है। अगले ही पल हमला शुरू हो जाता है। हालात बिगड़ते देख जोएल तुरंत क्लाइड का दिया हुआ ग्रेनेड निकालता है और सही वक्त पर उसे इस्तेमाल कर देता है। जोरदार धमाके के साथ वह जीव रुक जाता है और किसी तरह दोनों की जान बच जाती है। जोएल तुरंत भागकर बॉय के पास जाता है, लेकिन इस बार डर और गुस्सा दोनों उसके अंदर भरे हुए थे। वह बॉय पर चिल्लाने लगता है। बॉय कुछ समझ नहीं पाता, बस चुपचाप उसे देखता है और फिर दुखी होकर वहां से भाग जाता है। जैसे ही बॉय नजरों से ओझल होता है, जोएल को अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन अब वह फिर से अकेला था, पूरी तरह थका हुआ, शारीरिक रूप से भी और अंदर से भी। चलते चलते आखिरकार उसका शरीर जवाब दे देता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। बेहोशी में उसे एमी का सपना दिखता है। शुरुआत में उसे लगता है यह भी बाकी सपनों जैसा ही है, लेकिन जब वह धीरे धीरे आंखें खोलता है तो इस बार एमी सच में उसके सामने खड़ी थी। आखिरकार इतने लंबे सफर और मौत जैसे खतरों से बचते हुए जोएल वहां पहुंच ही जाता है। उसे सामने देखकर जोएल के चेहरे पर सालों बाद असली खुशी दिखाई देती है, जैसे 7 साल का इंतजार, दर्द और उम्मीद सब एक पल में सामने आ गया हो। दोनों फिर से मिलते हैं, लेकिन जल्द ही एमी उसे एक नई बात बताती है। कुछ समय पहले कुछ लोग उनकी कॉलोनी में आए थे। उन्होंने सबको एक बड़े जहाज के जरिए किसी ज्यादा सुरक्षित जगह चलने का प्रस्ताव दिया था। जोएल जब उस बस्ती को ध्यान से देखता है तो उसे एक बात साफ समझ आती है। एमी अब पहले जैसी नहीं रही, वह बदल चुकी थी, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। लोग उसकी इज्जत करते थे, उसकी बात सुनते थे, जैसे इन सालों ने उसे टूटने के बजाय और मजबूत बना दिया हो। इसी दौरान
दौरान जोएल की मुलाकात 3 लोगों से होती है, कैप, डोना और रोक्को। कैप बड़े गर्व से एक विशाल जहाज की तरफ इशारा करता है और बताता है कि जल्द ही सब लोग उसी जहाज से यहाँ से निकलने वाले हैं। काफी समय बाद जोएल और एमी को आखिर अकेले में बात करने का मौका मिलता है, लेकिन यह बातचीत वैसी नहीं थी जैसी जोएल ने अपने दिमाग में सालों तक सोची थी। एमी धीरे से उसे एक मुश्किल सच बताती है। वह कहती है कि अब वह 7 साल पहले वाली एमी नहीं रही। इन सालों में उसने बहुत अपने खोए हैं, यहाँ तक कि अपोकलिप्स के बाद जिस इंसान से उसे प्यार हुआ था वह भी करीब 1 साल पहले गुजर चुका है। वह मानती है कि शायद उसे यह सब जोएल को रेडियो पर ही बता देना चाहिए था। यह सुनकर जोएल के अंदर कुछ टूट सा जाता है, क्योंकि 7 सालों तक वह सिर्फ एक उम्मीद पकड़े बैठा था कि एक दिन सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कुछ चीजें वक्त के साथ बदल जाती हैं और शायद हमेशा के लिए। बाद में एक मीटिंग के दौरान जोएल बाहर की दुनिया में सीखी हुई बातें सबके साथ साझा करता है। वह बताता है कि इंसान सिर्फ छुपकर नहीं बल्कि बाहर रहकर भी जिंदा बच सकते हैं, यहाँ तक कि उन राक्षसी जीवों का सामना भी कर सकते हैं। लेकिन कैप उसकी बात सुनकर हल्के तंज में जवाब देता है, जैसे उसे जोएल की बातों पर पूरा भरोसा नहीं था। कैप तंज भरे अंदाज में कहता है, अगर जोएल के पास इतने ही शानदार आइडियाज हैं तो वह भी सुनना चाहेगा, खासकर तब जब एमी ने सबको बताया है कि जोएल तो कॉलोनी में सिर्फ खाना बनाता था। यह बात जोएल को अंदर तक चुभ जाती है। उसे शर्मिंदगी भी महसूस होती है और गुस्सा भी। परेशान होकर वह रेडियो के जरिए अपनी पुरानी कॉलोनी से संपर्क करता है। उधर से आवाज आते ही सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि इतने दिनों बाद जोएल जिंदा था। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। उसे बताया जाता है कि उसके जाने के बाद राक्षसी जीवों के हमले लगातार बढ़ गए हैं। अब उनकी कॉलोनी पहले जितनी सुरक्षित नहीं रही। हालात तेजी से खराब हो रहे थे। लेकिन इससे पहले की बात आगे बढ़ पाती, अचानक रेडियो का कनेक्शन टूट जाता है। कुछ देर बाद जोएल उस खाने को देखने लगता है जो कैप ने उसके लिए भेजा था, और तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो उसे बेचैन कर देती है। खाने में वही लाल जहरीले बेर मिले हुए थे, बिल्कुल वही जिन्हें खाने से बॉय ने उसे पहले रोका था। और उसी पल जोएल को एहसास होता है यहाँ कुछ बहुत गलत चल रहा है, बहुत ज्यादा गलत। वह तुरंत एमी को चेतावनी देने भागता है, लेकिन एमी काफी नशे में होती है। वह जोएल की बातों को गंभीरता से नहीं लेती। जोएल कुछ और कर पाता उससे पहले ही डोना पीछे से उस पर हमला कर देती है और वह बेहोश हो जाता है। जब जोएल की आंख खुलती है तो वह खुद को बंधा हुआ पाता है। अब कैप आखिरकार सच सामने रखता है। इस दुनिया में खाना, दवाइयां और सामान सोने से भी ज्यादा कीमती थे, और वह डोना और रोक को किसी की मदद करने नहीं आए थे। उनका असली प्लान था कॉलोनी का सारा सामान लूटना और बाकी सबको मरने के लिए छोड़ देना। लेकिन इसके बाद जोएल को एक और खौफनाक सच पता चलता है। जिस नाव पर सबको भरोसा था वह इंजन से चलती ही नहीं थी। उसे खींच रहा था एक विशाल समुद्री राक्षस। और इससे भी खतरनाक बात यह थी कि जल्द ही कैप उसी जीव को कॉलोनी की तरफ छोड़ देता है। अगले ही पल हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन इसी बीच एमी किसी तरह खुद को और जोएल को आजाद करवा लेती है। अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हंगामे के बीच एमी सीधे रोक्को का सामना करती है। काफी संघर्ष के बाद वह उसे गिराने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इस लड़ाई में वह खुद भी बेहोश हो जाती है। उधर जोएल उस समुद्री राक्षस को रोकने की कोशिश करता है। वह पास पड़ा एक नुकीला लोहे का टुकड़ा उठाता है और सही मौका देखकर उस जीव को पलट देता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे शायद अब जीत उनकी हो सकती है, लेकिन जैसे ही जोएल आखिरी वार करने बढ़ता है वह जीव उसे इतनी जोर से फेंकता है कि वह दूर जा गिरता है। इसी बीच एमी को फिर होश आता है और इस बार वह सीधे डोना से भिड़ जाती है। हालात और बिगड़ते जा रहे थे, क्योंकि राक्षस अब फिर से जोएल की तरफ बढ़ रहा था। और ठीक उसी वक्त बॉय वापस लौट आता है, वही वफादार साथी जिसे जोएल ने गुस्से में दूर भेज दिया था। बॉय बिना डरे सीधे उस राक्षस के सामने खड़ा हो जाता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। कैप तुरंत डोना को आदेश देता है कि बॉय को खत्म कर दो, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। उसी दौरान कैप एमी पर हमला करता है और उसे फिर से बेहोश कर देता है। जैसे ही वह जीव कैप की तरफ मुड़ता है, कैप बिजली का झटका देकर उसे दोबारा काबू में कर लेता है। अब जोएल समझ चुका था उनके पास वक्त बहुत कम है। वह तुरंत बॉय से कहता है एमी की मदद करो, और बॉय बिना 1 सेकंड गंवाए एमी को जगाने की कोशिश करने लगता है। उधर कैप और उसके बचे हुए साथी भागने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन राक्षस एक बार फिर धीरे धीरे जोएल की तरफ बढ़ने लगता है। इस बार एमी जोएल की तरफ एक बंदूक फेंकती है, लेकिन तभी वह राक्षसी जीव जोएल को हवा में उठा लेता है। कुछ पल के लिए सब खत्म होता हुआ नजर आता है, लेकिन जैसे ही जोएल उसकी आंखों में देखता है, अचानक उसे मिनो की एक बात याद आती है। हर राक्षस बुरा नहीं होता, और बस यही सोच सब कुछ बदल देती है। जोएल ध्यान से देखता है, वह जीव हमला नहीं कर रहा था। असल में उसे एक इलेक्ट्रिक चेन से कंट्रोल किया जा रहा था। तभी जोएल फैसला करता है, वह जीव पर नहीं सीधे उस चेन पर गोली चलाता है। एक जोरदार आवाज के साथ जंजीर टूट जाती है और पहली बार वह राक्षस आजाद हो जाता है। अब उसके पास मौका था। वह चाहे तो जोएल और एमी दोनों को खत्म कर सकता था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह ऐसा नहीं करता, बल्कि वह सीधे मुड़कर कैप की नाव की तरफ बढ़ जाता है। उन्हीं लोगों की तरफ जिन्होंने इतने समय तक उसे सिर्फ इस्तेमाल किया था। अब भागने की बारी उनकी थी। कुछ समय बाद हम जोएल को फिर देखते हैं। अब वह घर लौटने की तैयारी कर रहा था। जाने से पहले वह अपनी पूरी यात्रा के दौरान लिखी हुई डायरी एमी को देता है, जैसे अपने सफर का एक हिस्सा उसके पास छोड़ रहा हो, और साथ में उसे एक छोटा पालतू मगरमच्छ भी गिफ्ट करता है। एमी उससे वादा करती है वह एक दिन उसे ढूंढने जरूर आएगी। इसके बाद जोएल और बॉय फिर सफर पर निकल पड़ते हैं।
हैं। रास्ते में अब भी खतरे थे, राक्षस थे, मुश्किलें थीं, लेकिन इस बार जोएल पहले वाला इंसान नहीं रहा था। वह बदल चुका था। आखिरकार वह अपने घर पहुंच जाता है और सबसे बड़ी राहत की बात, उसके दोस्त अब भी जिंदा थे। पूरी कॉलोनी उसकी वापसी का जश्न मनाती है। कुछ समय बाद जोएल रेडियो के जरिए अपनी कहानी दूसरों तक पहुंचाना शुरू करता है। वह एक नई किताब लिखता है जिसमें अपने सफर के दौरान सीखी हर जरूरी चीज दर्ज करता है, ताकि बाकी लोग भी इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहना सीख सकें। और जैसे ही कॉलोनी एक नई जगह, एक नए भविष्य की तरफ बढ़ने लगती है, कहानी आखिर में हमें एक आखिरी झलक दिखाती है क्लाइड और मिनो की, जो अब भी इस राक्षसों से भरी दुनिया में अपने नए रोमांच की तरफ बढ़ रहे थे। और इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है।